चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया था पूरा, है ना। आज चालू करेंगे हमारे वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, है ना। तो 11th क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े थे, है ना। अभी तक अपन 2 फिजिकल के पढ़ चुके हैं, दैट इज सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक हमारा इनऑर्गेनिक का हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी 11th में 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के पढ़े हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल, है ना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते थे, तो याद करते हैं। सीधा आइसोमेरिज्म में पहुंच गए। पहले पढ़ते थे कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि कार्बन ही ऐसा क्या है कार्बन में जो कार्बन की ही केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ रही है, हम और किसी की केमिस्ट्री अलग से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो कार्बन का यूनिक नेचर पढ़ते थे, जो अपन क्लास 10th में ही पढ़ते थे, है ना। फिर हम आए थे हाइड्रोकार्बन्स के, है ना, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के होते हैं। तो अपन ने देखा था 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले को हम एल्केन्स बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड वाले भी 2 टाइप के होते हैं, विद डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस। और एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, और एक भी कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड हुई हमारे कंपाउंड में तो वो अल्काइन कैटेगरी में चला जाएगा। समझ रहे हैं क्या। तो ये सब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते थे। फिर इसी का पढ़ते थे नॉमेनक्लेचर, कि कैसे हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो हमारे नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ते थे कि एक वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट हमें बताता है कि हमारे कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं। मिथ है तो 1 कार्बन, इथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन, ब्यूट है तो 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10। तो हर हमारे कंपाउंड के नाम में ये वर्ड रूट तो होगा ही। उसके पहले अगर कुछ लग रहा है तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और उसके सामने कुछ लग रहा है तो उसको सफिक्स बोलेंगे। जिसमें 2 टाइप के प्रीफिक्स होते थे, एक ब्रांचेस के लिए, कि अगर हमारी मेन चेन, जिसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं, अगर पेरेंट चेन के अलावा कोई और भी कार्बन प्रेजेंट है, जैसे ये अगर हमारी पेरेंट चेन है विथ 6 कार्बन्स, तो ये दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, हमारे ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। चेन, साइड चेन, क्योंकि मेन चेन ये है, पेरेंट चेन, इसको क्या नाम देते हैं अपन, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन से लगी हुई चेन्स को क्या बोलेंगे अपन, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस। जैसे एक स्टेम है तो पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है, पर वो मेन स्टेम है, तो ये हमारा मेन चेन है, बाकी ब्रांचेस। तो उन ब्रांचेस के लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं, 2 मिथिल, 3 मिथिल, एक एक कार्बन वाले को मिथिल बोलते हैं, 2 कार्बन वाली ब्रांच को इथिल बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपिल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका अगर मुझे नंबरिंग करना होगा, नेमिंग करना होगा, तो अपन कहां से नंबरिंग चालू करेंगे। अगर मैं यहां से नंबरिंग चालू करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, और यहां से करता हूं तो भी 3 और 4 में ही ब्रांचेस आएंगी। तो कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करने पर भी 3 + 4 7 हो रहा है, और इधर से करने पर भी 3 + 4 7 ही होगा। इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या बोलते हैं, लोएस्ट सम रूल। मतलब अगर ये ऐसा होता, तो ध्यान देंगे, अगर ये ऐसा होता तो यहां से नंबरिंग करने पर दोनों ब्रांचेस को 3 नंबर मिल रहा है, पर यहां से नंबरिंग करने पर दोनों ब्रांचेस को 4 मिलता। तो ये गलत नंबरिंग है, ये सही नंबरिंग है। 3 + 3 6 हो रहा है, इधर से काउंट करने पर 4 + 4 8 हो जाएगा। तो दोनों में लोअर कौन है, 6। तो हमारा नंबरिंग कहां से चालू होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ना कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ रहे हैं क्या, यहां दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी काउंट करने पर 3 + 4 7 हो रहा है, और यहां से काउंट करने पर भी 3 + 4 7 हो रहा है। आप कहीं से भी काउंटिंग करो, आपका नाम सेम आएगा।
बट यहाँ पे नाम अलग अलग हो जाएगा, तो एक सही है दूसरा गलत है, पर यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। समझ रहे क्या? तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? आप अगर इधर से नंबरिंग करो तो 3 पे एक मिथिल है, 4 पे भी एक मिथिल है, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? 3,4 ऐसे लिखते हैं अपन, हाइफन डाल करके, दोनों मिथिल है इसलिए डाई वर्ड लगेगा आगे, और ग्रुप का नाम क्या है? मिथिल। तो 3,4 डाई मिथिल, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स। ठीक है, दूसरा प्रीफिक्स एक और अपन यूज करते हैं, पर वो कब यूज करते हैं? जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक है। तो अभी तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, तो इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 6, क्योंकि जो बच गए उनको तो हम पहले से ही ब्रांच में लिख चुके हैं, तो उनको अब अपन वर्ड रूट में काउंट नहीं करेंगे। कितने हैं? 6। तो वर्ड रूट क्या लग जाएगा? हेक्स। वर्ड रूट क्या लग जाएगा? हेक्स। अब आते हैं अपन सफिक्स में। तो सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर एन होगा तो सैचुरेटेड, अगर इन लगाएंगे अपन यानी कि अनसैचुरेटेड है, और आइन वाला भी क्या है? अनसैचुरेटेड। क्योंकि हमारे कार्बन कार्बन सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा हम सफिक्स लगाएंगे? एन। तो यहीं पर आगे लग जाएगा क्या? एन। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया सफिक्स। इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स, जो बता रहा है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। दूसरा सफिक्स और होता है जिसको अपन सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां पे तो अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वरना अगर होता OH होता तो अपन ऑल लगाते, CHO होता तो हम अल लगाते, एल्डिहाइड, CO होता तो हम ओन लगाते, कीटोन, COOH होता तो हम ओइक एसिड लगाते कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो अभी तो हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। सारे पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं है, कंपाउंड के हिसाब से हम जो जो पार्ट कंपाउंड में प्रेजेंट है वो यूज करते हैं। पर हाँ, वर्ड रूट, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये कंपलसरी पार्ट है। जैसे हमारे नाम में नाम है, उसके बाद सरनेम है, कुछ लोग कुमार कुमारी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो वो सब ऑप्शनल है। बट नाम और सरनेम तो बोलोगे ना, तो वही हमारा नाम और ये सरनेम है। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर नाम में होना कंपलसरी है। एम आई क्लियर? बाकी चीजें होना ना होना वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये वाला सफिक्स, ये वाला प्रीफिक्स हमने यूज किया, बट ये वाला प्रीफिक्स हमने यूज नहीं किया। ये वाला सफिक्स हमने यूज किया, बट ये वाला सफिक्स हमने यूज नहीं किया, क्योंकि कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो क्यों लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स? कंपाउंड स्ट्रेट चेन ओपन चेन है, तो क्यों लगाएंगे साइक्लो? एम आई क्लियर? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथिल हेक्सेन, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम है। एम आई क्लियर? वैसे इसका क्या होगा? अब यहां पे तो आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते ना, इधर से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। तो क्या हो जाएगा नंबरिंग में? 3,3 डाई मिथिल हेक्सेन, क्योंकि यहां पे दोनों मिथिल 3 पे ही है, यहां पे आजू बाजू में था ना, तो 3,4 लिया, यहां पे तो दोनों 3 में ही है, तो 3,3 डाई मिथिल हेक्सेन। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर भी हम कहां पढ़ते थे? उसी चैप्टर में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम इस चैप्टर में, जो आप लोग बीच में भी बोले थे, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स पढ़ते थे। क्या थे आइसोमर्स? क्या होते थे? हाँ, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अपन अब इस बार वो भी पढ़े थे ना, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे, तो आइसोमर पढ़े थे ना, पर वहां के जो 4 टाइप थे वो इसके टाइप से अलग होंगे। यहां हम पढ़ते थे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, है ना। फिर एक हमारा था टॉटोमेरिज्म। ये सब हमारे 5-6 टाइप के, रिंग आइसोमेरिज्म, ये सब हमारे अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म थे। और एक दूसरा पढ़ते थे अपन स्टीरियो वाला, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा क्या होता है? स्टीरियो। ये तो अपन यहां भी पढ़े थे कोऑर्डिनेशन में। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसका 4 टाइप अलग था, पर स्टीरियो के तो 2 टाइप वही है जो यहां भी पढ़ेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जो ज्योमेट्रिकल अपन सिस ट्रांस वाला पढ़ते थे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते थे। दूसरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रो
कार्बन्स, जिसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, इन सभी का हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका नॉमेनक्लेचर भी वापस यहां पढ़ते थे, बट वो तो पहले ही पढ़ चुके थे। इनका आइसोमेरिज्म फिर से पढ़ते थे, जो हम पहले यहां पढ़ चुके थे। ऐसे करके हमारा ये वाला चैप्टर था। समझ रहे हैं क्या? तो इसी चैप्टर पे हमने आकर के टाटा बोला था, तो आज इस चैप्टर पे आके हम हेलो बोलेंगे। किसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अरे इसी चैप्टर में तो लास्ट खत्म किए थे ना, टाटा हुआ था ना 11 केमिस्ट्री का, तो इस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो होगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और ये हेलो मतलब क्या है? सच्चा सच्ची वाला हेलो नहीं है ना, ये हेलोजन का हेलो है। समझ रहे हैं क्या? वरना सब कुछ लोग को तो लगा सर को हेलो की स्पेलिंग नहीं आती है, HELLO होता है, सर हेलो लिख दिए हो। तो ये कहां से आया है? हेलोजेंस का हेलो है ये। क्या है? हेलोजेंस का हेलो। और ऐसे क्यों लिखे अपन हेलो एल्केन्स? क्योंकि हेलोजन के लिए सफिक्स नहीं होता, हेलोजन के लिए सफिक्स नहीं होता, तो क्या होता है? प्रीफिक्स। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है 2-3 कार्बन का, जिसमें यहां पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये सब मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि हमारा 11th का ऑर्गेनिक क्लियर नहीं है। समझ रहे हैं क्या? इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूं, वरना अभी तक तो मैं ऑर्गेनिक ये हेलो एल्केन्स चालू कर दिया होता। समझ रहे हैं क्या? तो इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि हमें कुछ कुछ पार्ट का जरूरत अभी भी पढ़ने वाला है। तो वो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं फिर से भी याद दिलाऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है? क्योंकि ये सब चीजों की जरूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। ठीक है? तो ये 3 कार्बन है हमारे पास, और एक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। बट इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं होता है, इसका क्या होगा? प्रीफिक्स। यानी कि ये ब्रांच की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ब्रांच की तरह। तो इसका नाम अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा इसका नाम में? हाँ, वो कॉमन नेम हो गया। प्रोपिल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, क्लोरोप्रोपेन इज द IUPAC नेम। क्लोरो, देखिए देखो, प्रोपिल क्लोराइड तो ये रूल के हिसाब से आए नहीं ना, आप जो बोलो नाम। प्रोपिल क्लोराइड में ये रूल कहां आ रहा है? हमारा रूल तो यही है कि पहले प्रीफिक्स होना चाहिए, फिर वर्ड रूट होना चाहिए, फिर सफिक्स होना चाहिए। अब आपके प्रोपिल क्लोराइड में सफिक्स कहां है? हाँ हाँ, पर वो कॉमन नेम है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? IUPAC नेम का। और ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन नेम तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। किसी को घर में चिंटू बोलते हैं, किसी को मिंटू बोलते हैं, पर उसका नाम में चिंटू कहीं नहीं है, उसका नाम है निखिल, पर घर में उसको चिंटू बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं चिंटू? कोई कोई रूल नहीं है उसका। एक को मोटू बोल रहे हैं, कोई रूल नहीं है उसका। एक को छोटू बोल रहे हैं, कोई रूल नहीं है उसका। तो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप मार्कशीट में लिखते हो क्या अपना नाम चिंटू? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। निखिल लिखते हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं निखिल ऐसे ही बोल दिया था, बाद में मेरे को याद है कि ये तो है। ठीक, समझ रहे हैं क्या? तो कॉमन नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, IUPAC इज, क्योंकि उसके लिए रूल है। देयर आर सेट ऑफ रूल्स जिससे हर का नाम एक जैसा ही आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? आप जो बोल रहे हो वो है अल्किल हालाइड इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम, जिसमें पहले हम अल्किल का नाम लिखेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोजन का नाम हालाइड फॉर्म में। यानी कि इसका नाम क्या होगा? क्योंकि 3 कार्बन है तो एल्किल का नाम क्या पड़ेगा? प्रोपिल। समझे? प्रोपिल कहां से आया? 3 कार्बन मतलब प्रोप और इल, प्रोपिल। और हालाइड कौन सा है? क्लोरीन है, तो उसको कैसे लिखेंगे? क्लोराइड। पर ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या बोलता है कि इसका वर्ड रूट क्या है? प्रोप। इसका वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सफिक्स क्या है? एन। बट अब क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन के लिए अपन क्या लगाएंगे? ब्रांच, प्रीफिक्स, विच इज क्लोरो। ये होता है हमारा IUPAC नेम, इसलिए नाम पड़ा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। यहां पे वो एल्केन कौन सा है? 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया, और हेलो कौन सा है? क्लोरो।
तो चैप्टर का नाम समझ में आया, हेलो एल्केन। और दूसरा एक और क्या पार्ट है, हेलो अरीन। तो ये अरीन आया है हमारे बेंजीन से। अरीन किससे आया, देखो एरीन एक्चुअली बना है एरोमेटिक एल्कीन को मिला करके, एरोमेटिक और एल्कीन को मिला दिए तो बन गया एरीन। एरोमेटिक का एआर ले लिए और एल्कीन का इन ले लिए, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, एरीन। क्यों बोल रहे हैं अपन, क्यों लिए तो उस एल्कीन, देखिए हमारा जो बेंजीन होता है ना उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है, मतलब उसमें कुछ पार्ट एल्कीन का भी आपको दिख रहा है, बट वो प्योर एल्कीन नहीं है, वो प्योर एल्कीन नहीं है। अगर वो प्योर एल्कीन होता तो यहां पर बॉन्ड लेंथ सबकी सेम नहीं होती, ये एक रेगुलर हेक्सागन नहीं बनता। कैसा हेक्सागन बनता फिर, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती, डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती, समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती, डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती, सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती और डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती। बट ऐसा है क्या स्ट्रक्चर, ऐसा तो नहीं हमारा स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर तो प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन है। यहां पे भी 6 साइड है पर ये हेक्सागन नहीं है, ये हेक्सागन है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड भी डबल हो सकती है, डबल बॉन्ड भी सिंगल हो सकती है। अभी आपको इस स्ट्रक्चर में ये डबल दिख रही है, अगले स्ट्रक्चर में यही बॉन्ड, अगले स्ट्रक्चर में यही बॉन्ड सिंगल, और जो डबल दिख रही थी वो हो जाएगी, जो सिंगल दिख रही थी वो हो जाएगी डबल। तो इनका एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो अपन इनको भी एल्कीन बोल देते, पर क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड है, तो दे हैव बोथ द कैरेक्टर्स, इसलिए उनका बॉन्ड लेंथ भी दोनों का एवरेज होता है। सिंगल बॉन्ड लंबी होती है, डबल बॉन्ड छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटी होती है। बट यहां पर ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रही है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रही है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स। तो इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, बराबर, इसलिए वो एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। यही हम पढ़ते थे रेजोनेंस में कि रेजोनेंस की क्या जरूरत है, बिकॉज अकेला एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं समझा पा रहा है। इस स्ट्रक्चर को देख करके तो हम हैरान हो जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक लेंथ की कैसे हो रही है, जबकि हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है और डबल बॉन्ड छोटी होती है, तो यहाँ पे एक दोनों दोनों का साइज सेम कैसे हो गया, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो फिर आंसर आएगा कि रेजोनेंस है इनके बीच में, ये दो स्ट्रक्चर मिलके आप समझ जाओगे, अच्छा जो सिंगल थी वो कभी डबल भी है और जो डबल थी वो कभी सिंगल भी है, तो इसलिए दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आ गया, क्योंकि वो प्योर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है। समझ रहे हैं क्या, तो ये हम रेजोनेंस में पढ़ते थे, ठीक है। ओके, कमिंग बैक हियर, तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ते थे। यहां पे और क्या पढ़ते थे, एक्चुअली अब प्रिंसिपल अब स्टार्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके पहले न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, ये पांचों को डिफाइन करते हैं, ये पांचों क्या हुआ करते थे ध्यान देंगे। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कैटायन तो आपको पता है, द वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इस कैटायन। अभी पूरा पूरा चैप्टर में कैटायन आयन किए अपन, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कैटायन तो अब पता ही होगा मेरे को ऐसा लगता है। तो कैटायन क्या है, द आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड एन आयन हो गया आपका आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो अब इसी कैटायन के आगे हमने एक और वर्ड लगा दिया, कार्बो, कार्बो कैटायन। तो ये क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई ऐसा स्पीशीज है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन। और अगर एनायन के ऊपर, कार्बन के ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा कार्ब एनायन, कार्बो नहीं बोलेंगे, कार्ब एनायन, ठीक है। और एक होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन पहले ऐसा था, Cl2, Cl2 को आप ऐसे लिखोगे ना, दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थी, पर जब इनके बीच में फिजन हुआ, यानी कि इनकी बॉन्ड जब टूटी, तो क्योंकि दोनों एक जैसे थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम थी, तो कोई भी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा पाएगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेके चले जाएंगे, और अब ये कहलाएंगे फ्री रेडिकल। क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल। एक होता था हमारा न्यूक्लियोफाइल और एक था इलेक्ट्रोफाइल, इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है।
फाइल मतलब होता है लाइकिंग या लविंग, और सामने जो लिखा उसको वो लाइक कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुए? जो न्यूक्लियस को लाइक कर रहे हैं। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लाइक करेगा? एक नेगेटिव स्पीशीज। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल, या फिर ऐसे स्पीशीज, ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया। ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, पर तब भी ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। तो या तो नेगेटिवली चार्ज हो तो आप उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, या फिर न्यूट्रल है तो उनके पास लोन पेयर होने चाहिए, तभी वो कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन को कौन लाइक करेगा? इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव लेगा। तो जितने भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। या फिर ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि BF3। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है क्या इसके ऊपर आपको? नहीं। बट इसका जो बोरॉन है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी है? जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोरॉन के आसपास आपको 6 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2, 4, 6। जबकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है कि 8 होने चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। AlCl3। AlCl3, एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बना ली 3 क्लोरीन के साथ, अभी भी एल्यूमिनियम के आजू बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ। तो ये सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ रहे हैं क्या? इनको हम लुईस एसिड भी बोलते थे, याद है आपको? इनको क्या बोलते थे? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। ये लुईस ने एसिड का डेफिनेशन दिया था। समझ रहे हैं क्या? और ये कहलाएंगे लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो एक्सेप्ट करेंगे ना, और जिनके पास सफिशिएंट है वो देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, लुईस बेस, लुईस एसिड, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हैं क्या? तो ये सब पढ़ना जरूरी क्यों? क्योंकि हम यहां पे सीधा पढ़ेंगे कि हमारे हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सीधा यही पढ़ा दूंगा तो कुछ लोग के तो मुंह खुले रह जाएंगे, क्या है ये? तो अब तो आपको समझ आ गया न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? याद करिए, हम एल्केन में इस टाइप का एक रिएक्शन पढ़ते थे, याद करो। कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला। हाँ, पर सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूँ, फ्री रेडिकल तो बाद में अपन आएंगे। पर अभी क्या बताना चाह रहा हूं मैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे एल्केन है ना, उनकी पहले से ही 4 बॉन्ड बनी हुई है, तो कार्बन 5वीं बॉन्ड बनाने से तो रहा नहीं बनाएगा ना कि एक और Cl को भी यहां पे घुसा ले। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 कार्बन के साथ, सॉरी 4 हाइड्रोजन के साथ उसने 4 बॉन्ड बना ली है। अब एक क्लोरीन आया, तो क्लोरीन बोला मेरे को भी अटैच होना है, तो कार्बन बोलेगा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्लोरीन उसको ये आइडिया दिया कि एक हाइड्रोजन को हटा दे, मैं उसकी जगह ले लेता हूं। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। तो एक हाइड्रोजन वहां से हटेगा और उसकी जगह कौन लेगा? क्लोरीन। कौन लेगा? तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी मैं बोला कि हमारे हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3Cl है पहले से, CH3 से समझ गया ना, इसका नाम क्या होगा? CH3Cl का क्या नाम होगा? क्लोरोमीथेन। अभी जैसे क्लोरोप्रोपेन बनाया था, वो 3 कार्बन थे, यहाँ 1 कार्बन है तो मीथेन। क्लोरीन तो यहाँ पे भी है, वहां पे भी था, तो ये क्लोरो क्या हुआ? क्लोरोमीथेन। इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे कि OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो ये क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह खुद ले सकता है। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया क्या? एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एम आई क्लियर? तो वहां न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन बोलूंगा तो हैरान मत होना, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। समझ गए क्या? और एक होता था एडिशन रिएक्शन। क्या होता था? एक एडिशन रिएक्शन। याद करेंगे एडिशन रिएक्शन। ये जनरली हमारे
एल्कीन और अल्काइन शो करते थे। किसी को लॉ याद है क्या? रूल का नाम याद है किसी को? हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या था? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कुछ कुछ याद आ रहा है? एडिशन मतलब बिना किसी को हटाए ये इसको भी ऐड करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है पहले से। ये हमारा, इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? व्हाट इज दिस? इथेनॉल कहां से आ गया? इथीन। क्या है ये? कैसे आया इथीन इसका नाम? दो कार्बन है इसलिए इथ लगा। दो कार्बन है इसलिए इथ लगा, और डबल बॉन्ड के कारण क्या लग गया? सफिक्स इन। क्या है इसका नाम? इथीन। ये हमारा एल्कीन का पहला मेंबर है। क्या है ये? एल्कीन का। जैसे मीथेन हमारे एल्केन का पहला मेंबर था, ये हमारे एल्कीन का पहला मेंबर है। एल्कीन का पहला मेंबर सिंगल कार्बन का नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बनानी पड़ेगी ना उसको। तो डबल बॉन्ड के लिए एक कार्बन और चाहिए उसको, तो मिनिमम दो कार्बन तो होने चाहिए। सेम गोज विथ अल्काइन ऑल्सो। अल्काइन का भी पहला मेंबर दो कार्बन का ही था, याद करेंगे। क्या नाम है इसका? इथाइन। क्या है ये? इथाइन। दिस इज इथीन, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। इथ दोनों में लगेगा क्योंकि दोनों में दो दो कार्बन है, और एक में इन लगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, और एक में आइन लगा बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये? अब इनके पास देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड है। अगर एक हाइड्रोजन इसके पास आता है कि मुझे भी ऐड होना है, तो ये बोल लेगा कि ठीक है मेरे पास तो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, आ जाओ ऐड कर लेते हैं। तो एक डबल बॉन्ड जो थी वो हट गई, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। ये बोलेगा कि ठीक है मेरे पास तो तीन बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड मैं यूज कर लेता हूं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब एक बॉन्ड यूज कर ली तो बची कितनी बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। दिख रहा आपको? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, 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 और यहाँ पे कोई भी और प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया था ना, Cl नेगेटिव, क्योंकि हटा है तो वो बनेगा ना कुछ ना कुछ। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर ये हट रहा है यहां से, तो ये कहीं ना कहीं तो कंबाइन करके एक और कंपाउंड बनाएगा। बट यहाँ पे कोई हट ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई हट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। नो बाई प्रोडक्ट्स। सिंपली जो भी हमारा रिएजेंट था वो ऐड हो गया। सिंपली जो हमारा ये रिएजेंट था वो क्या हो गया? ऐड हो गया। अब ये रूल क्या थे? यहां तो हमने रूल का यूज किया नहीं। ये रूल तब यूज होते हैं जब हमारा एल्कीन या हमारा अल्काइन अनसिमेट्रिकल हो। क्या हो? अनसिमेट्रिकल। ये फिर एक नया वर्ड आ गया, अनसिमेट्रिकल। ये नया वर्ड नहीं है, आप लोग जानते हैं ना सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है। यहां पे अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ये सिमेट्रिकल होगा। तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों साइड एक एक कार्बन है ना। पर अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो ये एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ दो कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ एक कार्बन है। दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और यहां हमारा पिक्चर में आता है मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो इसका एक एडिशन दिखाता हूं मैं। ये रहा हमारा, इसका नाम बताओ जल्दी से। प्रोपीन। तीन कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। ठीक है। अब इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। मुझे इसमें ऐड कराना है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या ऐड कराना है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आप सिंपली ऐड करा दोगे ना, तो हम यूज करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यूज करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल, जो ये कहता है इस एडिंग मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं। इस एडिंग मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। H प्लस इज कैटायन, Br नेगेटिव इज एनायन। यहां तक समझ में आ रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जब ये दोनों अटैक करने जाएंगे इस डबल बॉन्ड के ऊपर, तो H वहां जाएगा जहां H पहले से ज्यादा है। इन दोनों में H किसके पास ज्यादा है? इस वाले कार्बन के पास। तो ये वाला H इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br नेगेटिव इधर जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? CH3। CH के पास चला गया Br और यहां चला गया H। हो गया ऐड। और वो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आएगी ना अब, क्योंकि उसने एक बॉन्ड हटा दी, वहां पे एडिशन करा लिया। तो अब इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? हाँ, अब नंबर लगाना पड़ेगा। आपने यहां नहीं लगाया था नंबर, इसके पहले वाले में अपन वो क्लोरोप्रोपेन लिखे थे ना, कहां गया? यहां लिखे थे क्लोरोप्रोपेन। यहां नंबर नहीं लगाए थे अपन क्योंकि जरूरत नहीं थी। अगर आप
फर्स्ट पोजीशन पे हो तो आप 1 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा। पर अगर बीच में कहीं पर है तो आपको वहां पे नंबर मेंशन करना पड़ेगा। वो नंबर से ही हमें पता चलता है कि ब्रोमीन कहां पर है, वो नंबर से हमें पता चलता है कि ब्रोमीन कहां पर है। वरना सिर्फ ब्रोमोप्रोपेन लिख के छोड़ दिए तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा शायद 1 ब्रोमोप्रोपेन है और वो वहां पे लगा देगा ब्रोमीन, जबकि गलत हो जाएगा। ये दोनों आइसोमर्स है। क्या है ये दोनों? एक 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक 2 ब्रोमोप्रोपेन आर आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन अलग है। किसकी किसकी? ब्रोमीन की। एक में ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, और 2 ब्रोमोप्रोपेन में ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पे है। तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट दे डिफर इन दी पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। एक में पोजीशन फर्स्ट पे है और दूसरे पे पोजीशन सेकंड पे है। समझ रहे हैं क्या? ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपने आप नहीं होता, यहां पे हमें क्या लेना पड़ता है? परऑक्साइड। क्या लेना पड़ता है? परऑक्साइड। मतलब परऑक्साइड लिखा है तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे, और अगर परऑक्साइड नहीं लिखा है तो हम मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कहने का मतलब अब यहां पे H कहां जाएगा? जहां पे H कम है, और Br कहां जाएगा? जहां पे H ज्यादा है। यानी कि इसका क्या फॉर्मूला बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 Br। ये था हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। नाम समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी अपन नॉमेनक्लेचर एकदम डीप में नहीं पढ़ेंगे, जहां पर जितनी जरूरत यहां पे वो मैं बीच बीच में आप लोग को बताता जाऊंगा, ठीक है? तो 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारे एडिशन रूल हो गए। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तभी पिक्चर में आएगा जब हमारा एल्कीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तब इसके प्रेजेंस में देखो बनेगा दोनों, ये भी बनता है ये भी बनता है इसके प्रेजेंस विदाउट एनी परऑक्साइड, बट मेजॉरिटी में यही रहेगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? एडिशन क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन जनरली एल्केन शो करते हैं एंड एडिशन हमारे एल्कीन्स एंड अल्काइन शो करते हैं। एम आई क्लियर? एक और टाइप का रिएक्शन पढ़ते थे अपन, एलिमिनेशन। अभी तो नाम से ही बता रहा है कि कुछ एलिमिनेट होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट हुआ, एडिशन में ऐड हो गया विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट्स। एलिमिनेशन में कुछ मॉलिक्यूल हमारे कंपाउंड से ही एलिमिनेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लोरो ले लेता हूं, लेट्स से CH3Cl, एक H लगा देते हैं और एक CH2, इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या है ये? 2 क्लोरो प्रोपेन। करेक्ट, यही नाम है इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसमें अगर मैंने एल्कोहलिक KOH लिया, ध्यान देना ये हमारा रिएजेंट है एल्कोहलिक, ये तो याद करना पड़ेगा कि किसके प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो रहा है। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होता है? इसमें से हैलोजन, एक कार्बन में से जिसमें हैलोजन है उसी से निकलेगा हैलोजन, तो और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन। इस H2 को मैं ऐसे बना देता हूं, देखना एक H वही लगा के रखा हूं मैं, और दूसरे H को मैं यहां लगा देता हूं। एक Cl और एक H रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या? CH3 तो बचेगा। इसको तो अपन कुछ कर भी नहीं रहे ना, यहां भी देखे आपने इन दोनों रिएक्शन में हमने इस वाले को कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज था। जो हुआ वो किसके साथ हुआ? जिनके बीच में डबल बॉन्ड थी। जो हुआ किसके साथ हुआ? जिनके बीच में डबल बॉन्ड थी। यहां भी किसके साथ हो रहा है? जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है वो, और एक बगल वाला कार्बन। वो ये भी हो सकता था, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था। तो यहां पे भी एक्चुअली 3 होगा ना, एक मैंने नीचे उठा लिया, ठीक है। अब इधर से क्लोरीन निकला, इधर से हाइड्रोजन निकला, तो क्या रिमूव हुआ? HCl। क्या रिमूव हुआ? HCl। तो बचा क्या? बताओ मुझे क्या बचा? यहां CH बचा, बस Cl तोड़ गया, और यहां क्या बचा? CH2। हाँ, डबल बॉन्ड कैसे आई? क्योंकि हमारा कार्बन का यहाँ पे टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप सिंगल बॉन्ड ही रहने दिए ना, तो ये देखो ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना, और ये वाला भी 3 ही बना रहा है, तो गलत है ना ये तो उसको स्टेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया ये? व्हाट इज दिस कंपाउंड नोन एज? एल्कीन। हाँ, प्रोपीन उसका नाम है कौन सी कैटेगरी का वो? एल्कीन। हमने शुरुआत किससे करी थी? हेलो एल्केन से। ये क्या है मेरा? हेलो एल्केन है ये, यस और नो? अरे क्लोरोप्रोपेन इज हेलो एल्केन।
आपने हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। टू बी मोर प्रिसाइज, इसका नाम होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, किसका किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का। समझ रहे हैं क्या? वही अगर मैंने यहां पे अल्कोहल लिया होता, अल्कोहल बोले तो OH, किसी में किसी ना किसी एक कार्बन पे हमें OH चिपकाना है, वो क्या बन जाएगा हमारा? अल्कोहल। समझ रहे हैं क्या? किसी भी एक कार्बन पे हमें क्या लगाना है? OH। जैसे यहाँ पे किसी भी एक कार्बन पे हैलोजन लगा दिए तो वो बन गया हेलो एल्केन। फंक्शनल ग्रुप का यही काम तो है, एक हाइड्रोजन हटाओ और खुद चिपक जाओ। तो अल्कोहल कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। एम आई क्लियर? बना के देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल कितने कार्बन का ले? 3 4 4, अभी तो 3 ही ले लेते, चलो अब 4 लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 कार्बन का अल्कोहल। कहां लगाऊं OH? यहां लगाऊं, यहां लगाऊं कि यहां? सेकेंड में। चलो ये लग गया OH। नाम बताओ, चलो आप ही लोग पूरा स्ट्रक्चर बताओ, नाम भी आप बताओगे। ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेनॉल लिखोगे तो नाम अधूरा रह जाएगा ना, तो हमें नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ब्यूटेन टू ऑल या टू ब्यूटेनॉल, जो सही लगता है, मतलब जो अच्छा लगता है। हाँ, एन कहां गया भाई? बिना एन इन आइन के आप कैसे आगे बढ़ोगे? प्राइमरी सफिक्स तो जरूरी है ना। पहले आप बताओगे कि इसके पास 4 कार्बन है तो आपने ब्यूट लगाया, फिर आप बोलोगे कि चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन भी लगा देते हैं। फिर आप बोलोगे सर सेकेंड पोजीशन पे नंबरिंग आप यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से करोगे तो थर्ड नंबर मिलेगा अल्कोहल वाले कार्बन को, पर यहां से करोगे तो सेकेंड नंबर मिलेगा, तो लोएस्ट लेते हैं नंबर। तो ब्यूटेन, और हम क्या लगाने वाले हैं? टू ऑल, है ना। पर क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है विच इज अ वॉवल, और ये एंड भी वॉवल से हो रहा है, तो अपन ये ई को हटा देते हैं। तो अब क्या बनेगा? ब्यूटेन टू ऑल या फिर टू ब्यूटेनॉल। समझ रहे हैं क्या? तो ये इसका नाम हो गया। तो एक्चुअली अपन इसका क्या कराने वाले? एलिमिनेशन करा रहे हैं ना अपन, इसका क्या करा रहे हैं? एलिमिनेशन। चलो ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH नहीं लेते, सॉरी, यहां लेते हैं H2SO4। H2SO4 इसलिए लिया मैंने क्योंकि H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट होता है। क्या होता है? ड्राइंग एजेंट का मतलब है कि जो पानी को रिमूव कर दे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक और नाम क्या है इसका? ये आप लोग 10th में पढ़े हो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते थे ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब वाटर। वाटर का रिमूवल कैसे होने वाला है? जैसे यहाँ पे Cl निकला था, यहाँ पे क्या निकलेगा? और Cl के बगल वाले से H निकला था, तो यहाँ भी CH के बगल वाले से एक H निकल जाएगा। तो भैया बना HOH, क्या निकला? क्या निकला? पानी। बचा क्या? CH3 CH2, CH2 नहीं, सॉरी वो तो 2 में नंबर लिखा था, CH बचा ना। फिर यहां डबल बॉन्ड, एक H हट गया तो एक H बचा, है ना। और यहां पर CH3। डबल बॉन्ड क्यों लगा? जैसे यहां लगाए थे डबल बॉन्ड, वैसे यहां लगाए डबल बॉन्ड। जिन दो मॉलिक्यूल, जिन दो कार्बन से एलिमिनेशन हुआ है ना, जिन दो कार्बन से एलिमिनेशन हुआ है, जिन दो कार्बन से एलिमिनेशन हुआ है, उन दो कार्बन के बीच में क्या आ गई? डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? तो इसका नाम क्या है? ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन, क्योंकि ब्यूट 1 इन भी पॉसिबल है। आप अगर इसमें प्रोपीन लिख के छोड़ देते हो तो चलेगा, गलत नहीं है, क्योंकि प्रोप टू इन तो बन ही नहीं सकता, तो इसलिए यहां से प्रोपीन लिखना सही है, बट यहां ब्यूटीन लिखना गलत है, क्योंकि ब्यूट 1 इन भी हो सकता है, ब्यूट 2 इन भी हो सकता है, 3 इन हो सकता है क्या? हाँ, यहां लगाए तो 1 इन, यहां लगाए तो 2 इन, तो यहां लगाए तो 3 इन होना चाहिए ना। हाँ, फिर यहां से काउंटिंग करेंगे, तो ये और ये सेम है, बस इसको घुमा दिए। दिस टू आर सेम। तो जहां पे नंबरिंग अलग अलग हो सकती है ना, वहां आप नंबर मेंशन करना, फिर ब्यूटीन बोलना गलत हो जाएगा। ये समझ रहे हैं क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन। तो हमने यहां पे क्या किया? अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट किया। यहां हमने हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट किया बाय द रिएक्शन एलिमिनेशन। उसका नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन।
क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। समझ आए क्या? तो ये 3 टाइप के रिएक्शन का हमें यूज पड़ेगा पूरे चैप्टर में, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चैप्टर चालू करते हैं, तो उसमें बीच में कुछ और नया आएगा तो मैं बताता जाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो हेड डालनी है चैप्टर का, हेलो एल्केन हेलो एरीन। डेफिनेशन लिखते हैं, चलो हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्या, कैसे डिफाइन करेंगे अपन हेलो एल्केन को, हेलो एरीन को? अच्छा, हेलो हेलो एरीन का अपन एक एग्जांपल नहीं देखे, मैं सिर्फ हेलो एरीन समझाया आपको। ये बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे और यहां लगा देंगे हमारा हेलोजन। हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, हेलोजन इज डिनोटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स। एक्स कैन बी एफ, X can be Cl, X can be Br और X can be I, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, पर अपन ने एक H हटाया ना, तो C6H5Cl नाम पड़ेगा क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन, इसमें भी सफिक्स क्लोरो बेंजीन। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखना हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। लिखेंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखना एलिफैटिक और एरोमैटिक, एलिफैटिक और एरोमैटिक, एलिफैटिक और एरोमैटिक। ये और एक क्लासिफिकेशन होती है हाइड्रोकार्बन की। एक तो अपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े, वो तो बॉन्ड के हिसाब से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पर एक और क्लासिफिकेशन होती है एलिफैटिक एंड एरोमैटिक। एलिफैटिक मतलब हमारे जो हेलो ये एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये सब हमारे एलिफैटिक में आ जाएंगे। ठीक है, और एरोमैटिक में हमारा आ जाएगा बेंजीन वाला, और कुछ हमारे नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं जो होते एरोमैटिक ही है। एक्चुअली ये नाम एरोमैटिक क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ एरोमा। तो पहले ऐसे ही होता था कि जिनका एक पर्टिकुलर एरोमा है उसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड में डाल दिए, बट अब ऐसा हो गया कि जिसमें बेंजीन रिंग है वो तो एरोमेटिक है ही। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो एरोमेटिक भी दो टाइप के हो गए, एक बेंजीनॉइड जिसके पास बेंजीन रिंग है, और एक नॉन एरोमेटिक सॉरी नॉन बेंजीनॉइड जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, बाकी एलिफैटिक हमारे ये सारे हो जाएंगे, एल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, फिर इसमें हमारा वो साइक्लो वाले भी सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या लिखे? एलिफैक्टिक और एरोमेटिक दोनों कवर हो गया हाइड्रोकार्बन्स में। ब्रैकेट क्लोज। बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स results in the formation of, results in the formation of, results in the formation of अल्किल हालाइड्स, अल्किल हालाइड्स जो कि उसका कॉमन नेम है ब्रैकेट में, और हेलो एल्केन्स, IUPAC स्ट्रक्चर ऑफ नेम, एंड एरिल हालाइड्स, एरिल हालाइड्स ब्रैकेट में हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स रेस्पेक्टिवली। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। अगर आपने एलिफैटिक वाले को में से हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह हेलोजन लगाया तो बनेगा अल्किल हालाइड या हेलो एल्कीन, और अगर आपने एरोमेटिक वाले का हाइड्रोजन हटाया और हेलोजन लगाया तो बनेगा एरिल हालाइड या हेलो अरीन। समझ गए ना? हमने डेफिनेशन दोनों के लिए एक साथ लिख दी है,
एलिफेटिक वाले से हाइड्रोजन हटा करके अगर हेलोजन लगाए तो बनेगा हेलो एल्केन, और एरोमेटिक वाले से हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगाए तो हेलो अरीन्स। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना, इन हेलो एल्केन्स, इन हेलो एल्केन्स, इन हेलो एल्केन्स the halogen atom, the halogen atom is attached to, in haloalkanes the halogen atom is attached to, is attached to the sp3 hybridized carbon atom. In haloalkanes the halogen atom is attached to the sp3 sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, of an alkyl group. ये अल्किल मतलब समझते हैं ना, एल्केन में से ही अगर एक मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं ना तो बनता है एल्किल। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन बना हटाया तो बना मिथिल, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बना इथिल, एंड सो ऑन। तो जनरल नाम क्या होता है? एल्किल। बना किससे है? एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करके अल्किल आया है। मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द अल्किल ग्रुप, whereas in haloarenes, whereas in haloarenes, whereas in haloarenes the halogen atom is attached to the, whereas in haloarenes the halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, to sp2 hybridized carbon atom, to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group, of an aryl group, of an aryl group, sp2 hybridized carbon of an aryl group। दोनों में डिफरेंस समझना जो भी हमने लिखा है। ये अगर आपका एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसके H को रिप्लेस करके हमने लगाया है एक हैलोजन, और अगर ये आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो यहां पे हमने एक H को रिप्लेस करके लगाया है हैलोजन। ठीक है, इस वाला ये जो हैलोजन है आपका हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का जो हैलोजन है वो किस कार्बन से अटैच है? जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और ये वाला जो कार्बन है वो किस टाइप का कार्बन है? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसे पहचानते हैं अपन? जहां पे भी कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है वो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कार्बन जहां पे भी डबल बॉन्डेड है वो आपके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन आपके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। समझ रहे हैं क्या? और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस टाइप के कार्बन में एक S और 3 P मिलकर के 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। अगर मैं आपको मीथेन का डायग्राम बना करके दिखाऊं तो मीथेन में एक ही कार्बन है, उस एक कार्बन का एक S और 3 P मिलके 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, और वो चारों एक दूसरे को अपने आप में टेट्राहेड्रल शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है? एक बड़ा लोब, दूसरा छोटा लोब, एक बड़ा लोब, दूसरा छोटा लोब। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पी का शेप ऐसा होता है, पर एस तो एक ही जगह से जाके जुड़ेगा ना, तो जिस जगह से जुड़ेगा वो लोब बड़ा हो जाएगा, ऐड हो रहा है तो। समझ रहे हैं क्या? तो जो 4 लोब बन रहे हैं, 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनका सबका शेप ऐसा ही रहेगा, पर चारों क्योंकि एक ही कार्बन के हैं तो चारों आपस में रिपेल करेंगे और वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल बन जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? ये कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन। अब बचे 4 हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन आएंगे और हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। क्या है स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल।
समझ रहे हैं क्या? अब यहां डबल बॉन्ड में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अपन sp2 हाइब्रिडाइज कर रहे हैं? क्योंकि आपका दो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो उसमें एक बॉन्ड होती है सिग्मा और दूसरी होती है पाई। याद है सिग्मा पाई? सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगी और डबल बॉन्ड जो है वो पाई होगी। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। पर ये बनते कैसे? ये दोनों कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज में मतलब तीन कार्बन, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। देखो तीन मिक्स होंगे तो तीन नए बनेंगे। जैसे इसके पहले चार मिक्स हुए थे, एक एस और तीन पी, तो चार नए बने। यहाँ पे एक एस और दो पी है तो तीन नए बनेंगे, और वो तीन आपस में एक दूसरे को ट्राइगोनल प्लेनार में अरेंज करेंगे। तो देखो एक कार्बन, पहले ये वाला कार्बन बना रहा हूं, ध्यान देना। इस कार्बन का एक एस और दो पी मिलकर के, एक एस और दो पी मिलकर के तीन नए ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, और तीनों का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये रहा एक, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। समझ रहे क्या? ऐसी दूसरा कार्बन कोई बनाऊं? ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। कैसे कैसे आप आपस में कैसे हैं ये? ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। आपस में क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड। अभी भी इनके पास एक पी है जो कैसा है? अनहाइब्रिडाइज्ड। पी तो तीन होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो एक अभी भी पी बचा हुआ है, मान लो वो पी है हमारा पी एक्स वाला, ये रहा ऐसा। दोनों के पास एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बचा है जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा? ये एक ही पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल तो वो एक ही है ना दोनों, पर जुड़ रहे हैं वो दोनों तरफ से, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ऊपर नीचे दोनों रहेगा, पर वो मिल करके क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? पर इथीन में क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक होता है। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। समझ रहे हैं क्या? तो डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। सॉरी, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो आपने जो भी सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग समझ में आया आपको? कि हेलो एल्केन्स में द हेलोजन इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, whereas in हेलोअरीन द हेलोजन इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इन बेंजीन ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सब डबल बॉन्ड बना ही रहे हैं। ये यहां नहीं बना रहा है तो यहां बना रहा है, ये इधर नहीं बना रहा है तो इधर तो बना रहा है, और ये वाला भी इधर नहीं बना रहा है पर इधर बना रहा है। तो हर हर कोई कार्बन कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना। तो हर कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहीं पे भी लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, हमेशा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही अटैच होगा। तभी आप उसको हेलो अरीन बोलोगे या अरिल हालाइड बोलोगे। समझ रहे हैं क्या? अगर कोई कार्बन ऐसा लगा, एक और एग्जांपल समझना, अगर ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेंजीन रिंग को, याद है? बिकॉज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूम रहा है, तो वो रिंग दिखाने के लिए बीच में सर्कल बना देते हैं। तो या तो आप ऐसे बनाओ, या तो आप अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड रखो, दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन। ऐसा मत कर देना कि ये भी कर दिए और ये भी कर दिए। समझ रहे हैं क्या? ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है ये? उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ऐसा और दूसरा जहां बच गया है वहां लगाएंगे, इधर, इधर और इधर। तो छह जगह दिखाने के लिए क्या करूंगा? बीच में सर्कल बना देंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो मैं बता क्या रहा था वैसे? नहीं नहीं, ये हो गया था, कुछ और बता रहा था मैं। यहाँ क्या बता रहा था मैं? भूल गया मैं क्या बता रहा था। हाँ, अल्टरनेट सिंगल डबल बोल के sp2 हाइब्रिडाइज बताने वाला था मैं आप लोग। अच्छा हाँ, एक और स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, कि यहां पर अगर एक कार्बन लगा और उसके पास क्लोरीन है तो इसको आप हेलो अरीन नहीं बोलोगे। ये हेलो अरीन है क्या? हेलो अरीन में आपने अभी क्या लिखा कि क्लोरीन इज अटैच टू अ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बट यहाँ पे क्लोरीन इज अटैच टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो फिर ये हेलो अरीन नहीं होगा। हेलो अरीन हम उसको बोलेंगे, एक्चुअली इसको बोलेंगे, बट एक अलग कैटेगरी हो जाती है। हेलो अरीन की दो कैटेगरी हो गई। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच होगा, और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन
बेंजीन रिंग में साइड चेन जो लगा है उसमें अटैच होगा। समझे मैंने क्या बोला? हेलो अरीन की दो कैटेगरी हो गई, एक में हेलोजन सीधा बेंजीन रिंग से ही अटैच होगा, ये असली वाला हेलो अरीन है जहां पे वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और यहां पर वहां पर एक साइड चेन है, साइड चेन में कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो नेक्स्ट एक हैंड डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोजन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोजन कंपाउंड्स। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास से अपन आगे बढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने